बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक जो आप लोग का यूनिट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का उनका यूनिट है और इस यूनिट का नाम है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इन इम्बैलेंसेस। इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस डाउ की पीपीटीज़ है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, एसिड बेस है, तो ये फ्लूइड कितना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उसके इम्बैलेंसेस की वजह से क्या होता है और इसमें एसिड बेस क्या है, क्या रोल प्ले करता है, प्रॉपर इस चीज़ के हवाले से हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट में हम आपको प्रॉपरली डिस्कस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो भी आपको ज़रा बताएंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से इस यूनिट को एक्सप्लेन किया जाए। फर्स्ट एक यहाँ पर लिखा है पैथोफिजियोलॉजी लिखी है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी लिखी है फ्लूइड एंड एसिड बेस बैलेंस की। द बॉडी नॉर्मली मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन इन एंड द अमाउंट ऑफ एग्जिट। देखो हमारी बॉडी जो है वो अगर बॉडी अपने जिस्म के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करती है तो उसका एक तरीक़ाकार है कि वो इनपुट और आउटपुट इन दोनों को मेंटेन करेगी। अगर ये दोनों मेंटेन हो, मतलब 1000 ml हम लीटर आज फ्लूइड इंटेक करते हैं बॉडी में, तो हमें 1000 लीटर कम से कम 1000 लीटर आउट भी करना है, क्योंकि जब ये मेंटेनेंस बराबर होती है तो हमारी बॉडी जो है नॉर्मली बैलेंस में काम करती है। दूसरे पॉइंट ये लिखा है कि होम्योस्टेसिस की बात करें। देखो होम्योस्टेसिस एक ऐसा तरीक़ाकार होता है, एक ऐसे इम्बैलेंसेस होती है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जब वो एक नॉर्मल बैलेंस में मेंटेन होता है तो उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। चाहे कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे किसी तरह की एनवायरनमेंट हो, कोई भी इंटरनल चेंजेस हो या कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंटल चेंजेस हो, तो उससे हमारी बॉडी घबराती नहीं है, अपने आप को मेंटेन करती है। मिसाल के तौर पर अभी बार टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का इंटरनल नॉर्मल जो है वो 37 टेम्परेचर है, तो हमारी बॉडी जब उसको कंपनसेट करती है बाहर के टेम्परेचर को अंदर, मतलब अंदर तो आती है लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या करती है, कंपनसेट करने की कोशिश करती है। बॉडी से पसीना वगैरह निकालना शुरू हो जाता है, जब पसीना निकले तो हीट लॉस होता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को कंपनसेट करती है, मेंटेन करने का काम करती है। जब एक बॉडी अपने आप को इंटरनली इन्वायरमेंट को बैलेंस रखती है, इसको हम होम्योस्टेसिस कहा जाता है। फंक्शन की बात करें तो हाँ देखो फंक्शन नॉर्मली, देखो अगर बॉडी की जो सेल्स है वो अगर नॉर्मल फंक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसको फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट ये चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी सेल हो उसको अगर अपना काम करना है, फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करना है, तो जितने मिकदार में उसको फ्लूइड चाहिए, जितने मिकदार में इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, तो उस मिकदार में उसको मिलेंगे तो नॉर्मली वो सेल जो है वो काम करेगा। और हर कंपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स होते हैं, उनको अलग अलग नीड्स की ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट ये बताया कि द बॉडी फ्लूइड आर नॉट स्टैटिक। हमारी जो बॉडी के जो फ्लूइड है, देखो हर कंपार्टमेंट में जो फ्लूइड है वो एक जैसा नहीं रह सकता, ठीक है, वो शिफ्ट होता रहता है। ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स शिफ्ट फ्रॉम द कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट होता रहता है। ये फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है, तो फ्लूइड एक जगह पर एक स्टैटिक एक मिकदार पे नहीं रह सकता। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि फ्लूइड कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, फ्लूइड कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब फ्लूइड की जो रहने की जगह है वो कौन सी हो सकती है। फ्लूइड जो है वो सेल्स के अंदर भी रह सकता है, ब्लड वेसल के अंदर भी होता है, जो टिश्यू स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस जिसे कहते हैं, ठीक है, सेल्स के दरमियान अगर एक सेल ये है एक सेल ये है, मतलब ये बहुत सारे सेल है, तो इनके दरमियान जो है फ्लूइड मौजूद होगा, ये तमाम का तमाम क्या कहलाया जाएगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाया जाएगा, ठीक है, टिश्यू स्पेस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है। अच्छा, स्पेस बिटवीन द सेल एंड ब्लड वेसल्स। अच्छा, ये वही बात हो रही है, ये सेल्स के दरमियान अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद है, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो ये सेल के दरमियान भी फ्लूइड मौजूद है और ये फ्लूइड यहाँ पर ये सेल और ब्लड वेसल और सेल के दरमियान भी फ्लूइड मौजूद है। तो इन स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद होता है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है, ये बेसिकली फ्लूइड के कंपार्टमेंट कहलाए जाते हैं कि यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाना पड़ता है ताकि आप लोग का माइंड क्लियर हो। अच्छा,
अभी हमारे पास जो फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात हो रही है, दो किस्म के फ्लूइड हमारे पास मौजूद होते हैं। एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड मौजूद है, एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सिंपल सी बात, अगर बॉडी के अंदर जितने भी सेल है और उन सेलों के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाया जाएगा, ठीक है, जो सेल के अंदर मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा की तादाद में द मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर इनसाइड ऑफ द सेल। अगर हम सिक्योर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि भाई सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो वो कहाँ पर मौजूद होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में होता है या एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में होता है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए कि इंट्रासेलुलर स्पेस में ज़्यादा बॉडी का फ्लूइड मौजूद होता है। अभी एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस की बात करते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाद तो बहुत सारी जगह हो सकती है, तो बहुत सारी जगहों पर उसको अलग अलग डिवाइड किया कि यहाँ पर फ्लूइड होता है, यहाँ पर फ्लूइड, जैसे कि इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल जो होते हैं, मिसाल के तौर पर ये ब्लड वेसल है तो इसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है। जैसे मिसाल सीरम होता है ना, जैसे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के साथ सीरम होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है 90% उसमें वाटर मौजूद होता है, तो फ्लूइड ही मौजूद होता है, ठीक है, जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल्स फ्लूइड एंड द सराउंड सेल्स, वही मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब दो सेलों के दरमियान या सेल्स और वेसल्स के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर में आता है। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड विद स्मॉलेस्ट डिवीजन, एग्जांपल पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, टीयर, स्वीट्स एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशन, तो ये भी एक फ्लूइड में आते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड की एग्जांपल जो है, फ्लूइड जो है इसकी एग्जांपल अपने जहन में रखना, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जहन में रखना। वे एक्यूमुलेशन एंड sequestration of a trapped extracellular fluid in actual and potential body space as a result of disease or injury। देखो इसको सिंपल समझने के लिए, देखो नॉर्मल जो फ्लूइड जो होता है वो सर्कुलेट होता है, हमारे जो नॉर्मल सर्कुलेशन होती है ना उसके अंदर क्या होता है वो फ्लूइड सर्कुलेट करता है। फॉर इंस्टेंस मान लें कि अगर एक बॉडी है उसको कोई इंजरी हुई, ठीक है, या कोई इंजरी हुई या कोई डिजीज़ हुआ, तो उस इंजरी और उस डिजीज़ की वजह से जो फ्लूइड है जो नॉर्मल सर्कुलेशन में जो मौजूद चल रहा था वो फ्लूइड क्या होता है, वो उस जो थर्ड स्पेस में आ जाता है, नॉर्मल सर्कुलेशन से हट के किसी स्पेस में आ जाता है और वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो जो नॉर्मल सर्कुलेशन से हट जाता है और अलग जगह पर आ जाता है और वहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम थर्ड स्पेसिंग कहलाया जाता है, ठीक है, ये ज़हन में रखना पॉइंट। With the trapped fluid, we separate a volume loss and unavailable from the normal physiological process। देखो जो फ्लूइड जो होता है वो ट्रिप्ड हो जाता है, अलग जगह पर आकर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में वो फ्लूइड नहीं सर्कुलेट होता, एक अलग स्पेस में आके रुक जाता है किसी इंजरी की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से। इंटरसेलुलर लॉस काज्ड बाय द थर्ड स्पेसिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस, और उसको असेस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पेरिकार्डियल, नॉर्मली यहाँ पर तो फ्लूइड नहीं मौजूद होता, हार्ट के जो सराउंड हिस्सा है पेरिकार्डियल, वहाँ पर तो नॉर्मली फ्लूइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल हार्ट में इंजरी वगैरह जो है तो फ्लूइड सराउंडिंग में आ जाए तो भी थर्ड स्पेसिंग कहलाया जाएगा। प्लूरल फ्लूइड जो लंग्स है उनकी, जो आप इसको जब आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकता, सिंपल आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आगे जब आप आएंगे तो इसके अलग अलग यूनिट है, आपको वहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन होगा। जो लंग्स के हिस्से होते हैं तो वहाँ साइटों पर, लंग्स के साइटों पर जो स्पेस होता है प्लूरल स्पेस, वहाँ पर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम प्लूरल स्पेस कहलाया जाता है, ये भी थर्ड स्पेसिंग है। नॉर्मली यहाँ पर फ्लूइड नहीं मौजूद होता। पेरिटोनियल, जैसे एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड आके एक्यूमुलेशन हो जाए, जॉइंट कैविटीज़ के अंदर जब जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, तो ये तमाम जो है ये थर्ड स्पेसिंग कहलाए जाते हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन से फ्लूइड हट के किसी और जगह पर उसकी एक्यूमुलेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड थर्ड स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस तो हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर एडिमा की बात हो रही है। एडिमा क्या होता है, एडिमा को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना। यह कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ द अल्टरनेशन इन द ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द सेलुलर परमेबिलिटी एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। देखो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है, मतलब दो सेलों के दरमियान, मतलब दो नहीं, मतलब बहुत सारे सेल्स के दरमियान या वेसल्स और जो ब्लड सेल्स है इनके दरमियान, यहाँ पर
फ्लूइड का एकुमुलेशन हो जाना, फ्लूइड जमा हो जाना, इसको हम एडिमा कहलाए। एडिमा किसकी वजह से होता है? ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, और कैपिलरीज परमेबिलिटी की वजह से होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है। अच्छा, ऑनकोटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहा जाता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है इनकी वजह से, ये देखो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उनका एक प्रेशर होता है, वो फ्लूइड उस प्रेशर को क्या करते हैं, ब्लड वेसल से फ्लूइड को क्या करते हैं, बाहर की तरफ फेंकते हैं, बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में फेंकते हैं। तो उसमें मिसाल के तौर पर ये एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये फ्लूइड मूव हो रहा है, तो इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक अपना प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाया जाता है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड क्या होता है, बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फ्लूइड यहाँ पर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आना बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब इस एरिया में फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाए तो इसको हम एडिमा कहलाया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या कैपिलरीज परमेबिलिटी, कैपिलरीज परमेबिलिटी की अगर मैं आपको बताता चलूँ, जो कैपिलरीज है इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, देखो नॉर्मली जो कैपिलरीज होती है ना, वो मिसाल के तौर पर कैपिलरीज कहते हैं एक स्मॉल ब्लड वेसल के गुच्छे को कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर वेंस और आर्टरीज जो होती है वो आपस में ज्वाइन होती है और छोटे गुच्छे के फॉर्म में जो होते हैं कैपिलरीज, तो वहाँ पर अगर वो कैपिलरीज परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, मतलब नॉर्मली उसके बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो उसमें हर चीज़ जो होती है वो कैपिलरीज से बाहर नहीं आती है, जो चीज़ें बाहर आनी होती है वो बाहर आ जाती है, बाकी जो होती है वो सेल के अंदर सर्कुलेट हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कैपिलरीज जो होती है वो उसकी जो होल्स किसी इन्फेक्शन या किसी वजह से वो बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो चीज़ें जो होती है वो बाहर आना भी शुरू हो जाती है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, सेलों के दरमियान जो स्पेस है, वहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, उसको हम एडिमा कहलाया जाता है। लोकलाइज एडिमा क्या होता है, देखो एक और आफ्टर द ट्रॉमा इंजरी फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ बर्न इंजरी, अगर कि बॉडी की किसी एक हिस्से में किसी इंजरी की वजह से या जलने की वजह से या किसी कोई एक जगह कोई वहाँ पर कोई एडिमा वगैरह हो जाए तो उसको लोकलाइज एडिमा कहलाया जाता है। अगर पूरी बॉडी जो होता है वो इसका शिकार हो जाती है, तो वह बॉडी की जितने भी तकरीबन स्पेस होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाए, एडिमा स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम जनरलाइज एडिमा कहलाया जाता है। जनरलाइज एडिमा को दूसरा नाम भी कहा जाता है, जिसको एनासार्का कहलाया जाता है, एनासार्का। ठीक है, और ये जो जनरलाइज एडिमा जो होता है वो मुख्तलिफ़ कंडीशन की वजह से हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, रीनल फेलियर की वजह से भी, और हेपेटिक फेलियर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल अपनी आप लोगों को रीनल फेलियर की बात करूं, किडनी जो है उसका काम क्या है, वो फ्लूइड को बाहर निकालती है, बॉडी से बाहर निकालती है। अगर किडनी काम ना करे तो क्या होगा, बॉडी जो होगी वो सोडियम को बाहर नहीं निकालेगी, वाटर को बाहर नहीं निकालेगी, तो वो वाटर फिर सर्कुलेट होगा और पूरी इस तरह जब वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और वहाँ पर पूरी बॉडी में जनरलाइज एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करें, देखो फ्लूइड कंपार्टमेंट, देखो 3 पॉइंट ये लिखे हुए, एक लिखे सल्यूट, दूसरे सॉल्वेंट। ये सल्यूट और सॉल्वेंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है बाद स्टूडेंट्स को, तो इसको ज़रा जहन में समझना। सल्यूट जो है वो बेसिकली सब्सटेंस होते हैं। सल्यूट क्या होते हैं, सब्सटेंस, वो चीज़ें जो किसी लिक्विड फॉर्म में डिज़ोल्व हो सके, इसको हम सल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड होता है। ठीक है, जिसमें जो सल्यूट है वो डिज़ोल्व हो। आसान एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये जहन मान लें कि ये जो है ये चीनी है। ठीक है, ये एग्जांपल मान लें कि ये जो है ये चीनी है, तो ये चीनी क्या है, ये सल्यूट है। ठीक है, और ये एक गिलास है। ठीक है, एक गिलास है और उस गिलास के अंदर ये पानी है, तो ये पानी जो है लिक्विड है, ये बेसिकली सॉल्वेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, सल्यूट क्या है, वो चीनी है और जिसके अंदर ये हल होगा वो सॉल्वेंट कहलाया जाएगा। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, हल हो जाते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन कहलाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सल्यूट और सॉल्वेंट की थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो आप लोगों को यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, देखो इजाज़त जिसे कहते हैं, परमेबिलिटी इजाज़त देना, कैपेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस मॉलिक्यूल एंड आयरन टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो मिसाल के तौर पर एक सेल है। ठीक है, ये जो रेड कलर का मैंने आपको दायरा निकाला है, ये क्या, ये आप जहन मान लें,
ये उसका सेल मेम्ब्रान है, ठीक है, ये सेल है, ये इसका सेल मेम्ब्रान है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन इस सेल को वो चीज़ सिर्फ इसके अंदर जाएगी जो इस सेल को नीड होगी। मिसाल के सोडियम इसको नीड है या पोटाशियम इसको नीड है, तो ये सिर्फ वो चीज़ें अंदर जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर इस सेल की क्या हो गई, ये सिर्फ उसको इजाज़त देगा कोई अंदर, जो मिसाल के तौर पर अब इस सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको पोटाशियम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर सिर्फ पोटाशियम अंदर जाएगा, सोडियम को ये अंदर इजाज़त नहीं देगा। तो ये जो जिसको इजाज़त दे रहा है, जिस मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए इजाज़त देता है, क्रॉस करने के लिए, मेम्ब्रान को क्रॉस करना, अंदर जाना, तो इसको हम परमेबिलिटी कहलाई जाती है। जब एक सेल अपना फंक्शन खो देता है तो इसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी भी ख़राब हो जाती है और फिर हर चीज़ उसके अंदर भी जाती है। सेल जो है इसकी वजह से जो चीज़ को डिमांड नहीं है वो भी इसके सेल के अंदर चली जाती है, तो सेल क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, उसका साइज़ फुल जाता है और एक टाइम आ जाता है कि वो डेड हो जाता है, सेल ब्लास्ट हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। अच्छा, फ्लूइड कंपार्टमेंट। अच्छा, सेल हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रान दैट अलाउ अ फ्लूइड एंड सॉल्यूट टू पास इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मैंने आपको सिंपल अभी बताया कि एक सेल है, उस सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रान मौजूद होता है और ये सेल मेम्ब्रान इजाज़त देता है कि भाई फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड जितना जाना है उसके लिए इजाज़त देता है या बाहर निकालना है उसके लिए भी इजाज़त देता है। सॉल्यूट, कौन सी चीज़ अंदर जानी है वो उसके लिए ये इसी इजाज़त देगी, मेम्ब्रान देगा, जो चीज़ के लिए ज़रूरत है वो अंदर जाएगा, जो चीज़ नहीं है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेल परमिबिलिटी कहलाई जाती है। ब्लड वेसल हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रान दैट बाथ एंड फीड द सेल। सिंपल सी बात यह है कि ब्लड वेसल के भी सेम इसी तरह है, ठीक है, उसमें भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रान होते हैं, जो चीज़ अंदर जानी है वो मूव हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ड्यू टू द स्टार्लिंग फोर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर स्टार्लिंग फोर्स जो है ये एक अलग चीज़ है। ये जो मूवमेंट होती है, ठीक है, ये जो मूवमेंट होती है ये स्टार्लिंग फोर्स की वजह से होती है। अभी स्टार्लिंग फोर्स क्या है उसके हवाले से अब हम बात करते हैं कि स्टार्लिंग फोर्स होती क्या है, ठीक है। ये जो इस स्टार्लिंग फोर्स को जहन में रखना, जो भी मूवमेंट होती है, मिसाल के तौर पर अगर कैपिलरीज़ है ना, कैपिलरीज़, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये मान लें कि ये एक टिशू है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये एक टिशू है, ठीक है, और यहाँ पर आप मान लें कि भाई ये ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज़ मौजूद है और ये भी ब्लड वेसल है। तो इस कैपिलरीज़ के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ये क्या करता है, ये जो यहाँ से चीज़, जो यहाँ पर न्यूट्रेंट्स या जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रेंट्स है, जो भी चीज़ इस कैपिलरीज़ से यहाँ पर इस टिशू में आती है और उस सेल को मिलती है, तो ये जो मूवमेंट होती है ये स्टार्लिंग फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं क्या होता है स्टार्लिंग फोर्स। क्या होता है, कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेंड्स टू मूव फ्लूइड आउट फ्रॉम द कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेस। सिंपल सा जहन में रखना, फर्स्ट पॉइंट को जहन में रखना। मैंने आपको बताया कि ये छोटी छोटी क्या है, ये कैपिलरीज है, ठीक है। ये आप मान लें कि ये क्या है, ये कैपिलरीज है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ये कैपिलरीज है, और ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर ये सारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो ये क्या, इस कैपिलरीज, ये जो मूव हो रहा है ना यहाँ पर, इस फ्लूइड जो इस कैपिलरीज के अंदर मूव हो रहा है, आगे जा रहा है, तो इसके अंदर एक अपना, इस फ्लूइड के अंदर एक प्रेशर मौजूद होता है जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से जब ये फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, कहते हैं टेंड्स टू मूव आउटवर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज, इस कैपिलरीज से बाहर आता है, आउटवर्ड आता है, बाहर आता है, कहाँ पर, कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, या यहाँ पर जो टिशू है वहाँ पर सेल के पास आ जाता है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैंने पहले बताया कि ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, स्टार्लिंग फोर्स। और स्टार्लिंग फोर्स चार चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। फर्स्ट हमने ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंप्लीट कर लिया। सेकेंड हम बात करते हैं कैपिलरीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड मूव इनवर्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू कैपिलरीज। एक कॉन्सेप्ट दूसरा ध्यान में रखना, एक तो हमने यहाँ डिस्कस के लिए कि भाई कैपिलरीज से मूव इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहा है, अभी दूसरा जहन में रखना, ठीक है। दूसरी बात जहन में रखना, दूसरी बात है सेकंड पॉइंट का। अभी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, ख़ास तौर पर जो है अल्बुमिन प्रोटीन की बात करो, और ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये भी बाहर भी सेल्स मौजूद है, मिसाल के तौर पर, या टिशू है, ये बड़ा टिशू है, इसके अंदर
ये इंटरस्टिशियल स्पेस मौजूद, यहाँ पर फ्लूइड मौजूद है, ये सारा जो है फ्लूइड है। तो अभी क्या होगा, एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड यहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ जो दूसरा कैपिलरीज कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इस जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो वहाँ पर इस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचते हैं। तो उस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से इस कैपिलरीज के थ्रू वापस आता है और ब्लड सर्कुलेशन में मूव होता है। यहाँ से वापस इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड सर्कुलेशन में आता है। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन ये खींचने मैग्नेट की तरह काम करते हैं, इनको अपनी तरफ खींचती रहती है। और फिर ये फ्लूइड इसके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होता है, किडनी में जाते हैं, वहाँ से अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है तो वो निकल जाता है। ये सेकंड पॉइंट आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट आप जो पढ़े, फ्लूइड मूव इनवर्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू कैपिलरीज प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। थर्ड हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फ्लूइड मूव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू कैपिलरीज, वो मैंने वहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर कैपिलरीज के हवाले से बात हो रही है कि भाई जब फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरीज की तरफ मूव हो। द टिश्यू कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड्स टू मूव फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज टू इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये चार तरीक़ेकार हैं यहाँ से जो होती है फ्लूइड की मूवमेंट होती है, और इन चारों तरीक़ेकारों को हम क्या कहलाया जाता है, इसको हम स्टार्लिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूइड की मूवमेंट आप लोग को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अभी बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखो, बॉडी में, हमारी बॉडी में फ्लूइड जो होते हैं एक जगह से, मिसाल के तौर पर अब मान लें कि यहाँ पर दो हिस्से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना कह रहे हैं कि भाई तीन तरीक़ों से जो है हमारा बॉडी में फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में क्या करते हैं भाई, हमारे बॉडी के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं जिसके अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड्स है, आयंस है। वे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो, जब मिसाल के तौर पर जब भी हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव होता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे रूम स्प्रे होता है या बॉडी स्प्रे होता है। जब आप रूम स्प्रे करते हैं ना, आप एक जगह जहाँ पर आपने किया है, मतलब आपने अपने रूम स्प्रे किया, एक जगह पर आपने किया और वहाँ से वो स्प्रे स्प्रेड होता है, दूसरी जगह जाता है, मूव करता है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कौन सी जगह है, जहाँ पर आपने स्प्रे किया, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो स्मेल है वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो हायर कंसंट्रेशन कहलाया जाए। डिफ्यूजन की एग्जांपल, जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ मूव करे, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरह जब पार्टिकल जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन जहाँ पर उसकी तादाद ज़्यादा हो, वहाँ से वो कम तादाद वाली जगह पर मूव करे, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो क्या होता है, विद डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेलेक्टेड परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वाटर की। ठीक है, यहाँ पर इसको उठा देता हूँ, फिर वाटर की एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, वो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की बात हो रही है। देखो, अगर एक सेल है, ठीक है, और ये बाहर की जगह है, ठीक है, ये एक सेल है और ये बाहर की जगह। सेल के अंदर भाई नॉर्मली 15 लीटर ऑफ वाटर आता है। बाहर जो होता है बेसिकली, आप एग्जांपल ले लें कि भाई मान लें कि यहाँ पर आप 10 लीटर ऑफ वाटर मान लें, तो यहाँ पर क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है वो हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस कहलाया जाता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कहलाया जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन दोनों की मिकदार को बराबर करने, ताकि बाहर और अंदर जो पानी की मिकदार हो वो नॉर्मल रहे। ठीक है, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, ये आगे भी एक्सप्लेन है, मैं आपको वहाँ पर भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, आगे इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहन में रखना, अगर बॉडी में कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जब बॉडी में कोई भी पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं और उस पार्टिकल को मूव होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ऑस्मोसिस क्या कह रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स across a semi-permeable membrane from area of lower solute concentration to area of higher solute concentration। माजरत के साथ यहाँ पर मैं भी क्लियर कर देता हूँ, पिछले थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है भाई, लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन, बिग पे थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन हो गया था जो मैंने आपको गलत बता दिया था। यहाँ पर आपको लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर जब सॉल्वेंट फ्लूइड की बात हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा फ्लूइड है और जहाँ पर कम फ्लूइड है, मिसाल के तौर पर ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पर फ्लूइड कम है, ये कंपार्टमेंट है, यहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा है, तो फ्लूइड जब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट कंसनट्रेशन, लो सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन, लोअर हिस्से से जब फ्लूइड जो है मूव होता है हायर कंसनट्रेशन की तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑस्मोसिस कहलाया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस until the solute concentration are equal on both side of the membrane। इसमें क्या होना है, दोनों मेम्ब्रान की तरफ जो भी चीज़ है उसको इक्वल होना चाहिए। देखो सेल और बार दोनों के दरमियान जो फ्लूइड हो मेंटेन होना चाहिए। अगर बाहर मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ये भी सेल है, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ऑस्मोसिस की मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि कह रहे जब कोई भी जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है ना, मतलब लोअर हिस्से से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूव होता है सॉल्वेंट का, वाटर का, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर आगे इसके क्लियर पिक्चर है, वहाँ पर आप लोगों को मैं एग्जांपल के साथ समझा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे मौजूद है, वो आपको समझा देता हूँ। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जब द प्रोसेस वेयर वे सल्यूट एंड स्प्रेड द मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हायर कंसंट्रेशन एरिया से जब लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव होते, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जांपल मैंने आपको स्प्रे की एग्जांपल जो है वो आपको समझा दी थी, यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक वाटर का कंटेनर है, एक मिनट, यहाँ देखो ये भी एक वाटर का कंटेनर है, ये भी एक वाटर का कंटेनर है, दो वाटर के कंटेनर है। तो इस कंटेनर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। जब वाटर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस कहलाया जाता है, ठीक है। क्या हो रहा था कि लोअर से हायर की तरफ मूव हो रहा था, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। और डिफ्यूजन की एग्जांपल मैंने आपको क्लियरली बता दी थी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट अक्रॉस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। फिल्ट्रेशन के बाद है कि देखो फिल्ट्रेशन में होता क्या है, जब जो सल्यूट होता है और या सॉल्वेंट, मिसाल के तौर पर देखो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड लिक्विड, उसके अंदर लिक्विड भी मौजूद है, उसके अंदर सल्यूट भी मौजूद होता है, ठीक है। ये सॉल्वेंट एग्जांपल हम ब्लड की ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट की एग्जांपल हम ब्लड की लेते हैं और सल्यूट की एग्जांपल हम उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्रोटीन है, उसके अंदर आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसके हम देखते हैं कि भाई ये जब एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल दे देता हूँ। देखो ब्लड जो होता है वो किडनी में आता है, जैसे किडनी में आता है तो किडनी के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। उस ग्लोमेरुलस के अंदर वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये जो ब्लड वेसल होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उनका अपना एक प्रेशर होता है। हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर, अपने उस हायर प्रेशर एरिया की उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो प्रेशर की वजह से क्या करता है, उस फ्लूइड को वहाँ से बाहर की तरफ फेंकता है। तो ये एग्जांपल आप देखो, ग्लोमेरुलस जो होता है किडनी के अंदर, उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। जब ये ब्लड मतलब सॉल्वेंट और उसके अंदर सल्यूट, जो उसके अंदर जो प्रोटीन है, आयंस है और बाकी जो छोटे छोटे
ज़रात यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है और इस तरह चीज़ें होती है। तो वो क्या करता है, एक प्रेस जैसे ग्लूमिनस में आता है तो वहाँ पर एक प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर की वजह से कुछ फ्लूइड और उसके अंदर जो छोटे छोटे गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया और जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह चीज़ें जो हो गई, तो ये क्या होती है, ये उस फिल्ट्रेशन की, उस प्रेशर की वजह से ग्लूमिनस से आगे बाउन कैप्सूल में मूव हो जाती है, आगे की तरफ चली जाती है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की तरफ चली जाती है। तो वहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, तो ग्लूमिनस की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो सॉल्यूट था और सॉल्वेंट था वो ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ़िल्टर होके आगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहलाया जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। ठीक है, ग्लूमिनस के अंदर प्रेशर ज़्यादा था, वहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से मूव हो के जो सॉल्यूट है, जो वाटर है और जो सॉल्वेंट है जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और छोटे छोटे आयंस वगैरह हो गए, ये वहाँ से साल्ट, ये वहाँ से मूव हो के वहाँ से एकदम जो लोअर एरिया तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल वहाँ पर आ गया। ये एक एग्जांपल है हमारे पास फिल्ट्रेशन की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई जहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया, जो भी मतलब कोई भी पार्टिकल्स हो, जो भी एक आयंस हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, वो जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन उसको मूव होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसको मूव होने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाया जाता है। ठीक है, अच्छा ऑस्मोलरिटी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस एट द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर लीटर। बहुत आसान अल्फाज में आपको ऑस्मोलरिटी बता दूं। मिसाल के तौर पर आप मान लें कि ये एक गिलास है, ठीक है, और एक इस गिलास के अंदर क्या है, इस गिलास के अंदर 1 लीटर पानी है, एक एग्जांपल। तो हम ये देखते हैं कि भाई इस गिलास के अंदर 1 लीटर तो पानी है, हमने इसमें देखते हैं कि भाई हमने इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में, मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर 2 स्पून जो होते हैं वो चीनी डाल दी। ठीक है, ये 2 स्पून चीनी, तो इस पानी के अंदर जो चीनी की तादाद है, नंबर है, उसको जितने हमने डाली उसको हम ऑस्मोलरिटी कहलाई जाती है। इसमें कोई भी बाकी चीज़ें नहीं, सिर्फ उसकी तादाद को देखा जाता है कि कितनी टोटल नंबर, कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है वो उस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। जो सॉल्वेंट, मिसाल के तौर पर पानी जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया, 2 चम्मच क्या डाल दिया, टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने डाले मैंने, 2 चम्मच चीनी डाले, तो वो 2 चम्मच जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो इसका मतलब ही ये जो सॉल्यूशन बन गया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की तादाद है वो कितनी है, वो 2 लीटर है। सिर्फ इसमें तादाद बताई जाती है कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल्स डाले तो उस पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, तो उसको हम ऑस्मोलरिटी कहलाई जाती है। ठीक है, ये फिर उसकी एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। वाटर ऑस्मोलरिटी 0.306 ऑस्मोलरिटी है पर kg H2। अच्छा, यूरिन की ऑस्मोलरिटी की बात करें तो भाई यहाँ पर ये, एक मिनट, थोड़ा आपको थोड़ा एग्जांपल भी क्लियर कर दूँ ताकि फिर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। देखो ऑस्मोलरिटी यहाँ पर जो यूरिन की बात की है, देखो 300 से लेकर 900। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बंदा है उसका हम यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, उस यूरिन टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि भाई उसके अंदर जो है पार्टिकल्स है या कोई भी चीज़ है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको क्या है भाई हाई ऑस्मोलरिटी क्या है, ये नॉर्मल जो होती है यूरिन के अंदर 300 से लेकर 900 तक ऑस्मोलरिटी जो होती है पर kg H2O की होनी चाहिए यूरिन के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल उसकी तादाद 900 आती है तो इसका ये बता दें कि भाई इसके अंदर यूरिन के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है, सॉल्वेंट मौजूद है, वो ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन मौजूद है, ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है, उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा मौजूद है। या 1 गिलास ऑफ पानी हम ले लें, उसके अंदर हम क्या करें, एग्जाम्पल हमने 1 गिलास पानी में 2 गिलास पानी ले लिया, ठीक है, हमने 2 गिलास पानी ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 5 चम्मच चीनी डाल दी, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी। आसान एग्जांपल, तो इस ऑस्मोलरिटी किसकी ज़्यादा हो गई, तो इसकी ज़्यादा हो गई, सिंपल सी बात, तो उसमें ऑस्मोलरिटी कहलाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कहलाई जाती है। ग्रेविटी का मतलब ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है उसकी जो थिकनेस है उसको देखा जाता है। विद द रेशो ऑफ द डेंसिटी, मतलब डेंसिटी थिकनेस को, ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड यूजुअली वाटर फॉर द लिक्विड।
वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0। देखो नॉर्मली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए बताया जा रहा है, देखो कोई भी चीज़ हो उसकी जो डेंसिटी होती है उसको डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है पानी को, क्योंकि पानी की कोई डेंसिटी नहीं है। पानी की जो है वो पानी बिल्कुल लिक्विड होता है और बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता, और बिल्कुल नेचुरल पानी की अगर हम देखें तो उसकी ग्रेविटी यहाँ पर इन लोगों ने एक्सटेंडेड वैल्यू रख दी है 0। बेसिकली जो वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो बिल्कुल 0 होती है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल के लिए रखा गया है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 है। तो मिसाल के तौर पर एक साइड में यूरिन ले लिया, ठीक है, और एक साइड पे वाटर ले लिया, तो इसमें दोनों की देखी जाती है डेंसिटी देखी जाती है कि भाई इनके अंदर डेंसिटी क्या है। तो मिसाल के तौर पर ये यूरिन है, तो यूरिन की डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है वाटर की डेंसिटी के साथ, तो भाई कौन सी जो है ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब ज़्यादा थिक है, जिसके गाढ़ापन किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखे जाते हैं नॉर्मल यूरिन का जो गाढ़ापन होता है वो 1.005 से लेकर 1.030 तक इसकी नॉर्मल जो होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अच्छा जी, बेसिकली इसमें डेंसिटी को देखा जाता है, बाकी इसमें सब्सटेंस की डेंसिटी को देखा जाता है, बाकी इसमें किसी चीज़ को नहीं। ऑस्मोलिटी में क्वांटिटी को देखा जाता है और इसमें इसकी डेंसिटी को देखा जाता है। अच्छा, यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर काफ़ी है, और मेरा तो इरादा था कि मैं 30 स्लाइड इसमें कंप्लीट कर लूँ, लेकिन लेक्चर जो है फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह फिर ये पार्ट 2 जो हम इससे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो टेक्निसिटी है यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।